नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं आरएन टीवी नेशनल। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे हमारे छत्तीसगढ़ की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने बस्तर 2.0 पहल के तहत क्षेत्र के समग्र विकास का विस्तृत ब्लूप्रिंट प्रस्तुत किया। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस पर योजना का उद्देश्य बस्तर में बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, रोजगार के अवसर बढ़ाना और लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाना है। उन्होंने विश्वास जताया कि इस पहल से क्षेत्र में विकास की नई दिशा मिलेगी। प्रधानमंत्री ने भी इस योजना पर सकारात्मक रुचि दिखाई। तो वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पश्चिम बंगाल में झारग्राम में मेगा रोड शो किया। इस अवसर पर उन्होंने जनता से सीधे संवाद किया और राज्य सरकार की विकास योजनाओं का विस्तार से परिचय दिया। रोड शो में भारी संख्या में लोग शामिल हुए। साय ने अपने भाषण में सरकार की कल्याणकारी परियोजनाओं के लाभों के बारे में बताया। वहीं उन्होंने स्थानीय लोगों से बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में सहयोग की अपील भी की। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, कमल साहब जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। आज बड़ा सभा का विषय है झंडा 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 ग्राम जिला के हमारे चारों विधानसभा के हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी प्रार्थी आज नामांकन दाखिल कर रहे हैं और इस विशाल नामांकन रैली में हम लोगों के बीच विराजमान चुनाव के लिए सहयोग करने आए डॉक्टर दिनेशानंद गोस्वामी जी, जो झारखंड प्रदेश के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, हमारे झारखंड जिला भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय श्री तूफान महतो जी, हमारे चारों विधानसभा के प्रार्थी प्रत्याशीगण और हमारी भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण और पूरे झारग्राम जिला के एक गांव से पधारे हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता भाई और बहनों, आप सभी को मेरा नमस्कार, आप सभी को मेरा जोहार। मैं छत्तीसगढ़ प्रदेश से छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज आप लोगों के बीच में आया हूँ। यहाँ के हमारे देशतुल्य कार्यकर्ता बंधुओं को नमन करने के लिए आया हूँ। और ये पश्चिम बंगाल की भूमि, झारग्राम की ये भूमि वीर सपूतों की भूमि है, विद्वानों की भूमि है, प्रबुद्धजनों की भूमि है। तो यहाँ की भूमि को मैं सबसे पहले नमन करता हूँ। और आज हम सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो आज देश ही नहीं दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। इससे बड़ी कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है। और इस पार्टी में लोकतंत्र है। इसमें एक छोटा कार्यकर्ता भी अपने परिश्रम से, अपने निष्ठा से बड़े बड़े पदों पर जा सकता है। आज मैं ही गांव का एक छोटा सा किसान का पुत्र हूँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मुझे 4 बार सांसद, 3 बार विधायक, 3 बार प्रदेश का अध्यक्ष और आज छत्तीसगढ़ प्रदेश का मुख्यमंत्री का दायित्व सौंपा है। ऐसा भारतीय जनता पार्टी में संभव है। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री एक चाय बेचने वाले के बेटा हैं और लोकतांत्रिक ढंग से हमारे भारतीय जनता पार्टी में 3 साल में चुनाव होता है। ऐसा कोई दूसरी पार्टी में नहीं होता है। दूसरी पार्टी में परिवारवाद चलता है। तो हम लोग के सौभाग्य है कि इस पार्टी में नीति भी है और नियत
चुकी है। और आज हमारे देश के प्रधानमंत्री का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। आज 12 साल हो गया आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को आप सब लोग देख रहे हैं कि सबके लिए काम कर रहे हैं। गांव, गरीब, किसान, मजदूर सबके लिए काम कर रहे हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल के लिए दुर्भाग्य की बात है कि आज 15 साल से यहाँ ममता दीदी मुख्यमंत्री के पद पर आसीन है। वो भारत सरकार की योजनाओं को यहाँ पर लागू नहीं करती है। गरीबों के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री आवास भेजते हैं, लेकिन उसका लाभ यहाँ किसी गरीब को नहीं मिलता है। घर घर पानी पहुंचाने का काम हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी करते हैं, वो पानी यहाँ पर नहीं पहुंचता है। किसानों को सम्मान निधि 6,000 रुपया देते हैं, तो 6,000 यहाँ पहुंचता नहीं है। 15 साल से न यहाँ पर किसी को रोजगार मिला है, न किसी को कोई यहाँ पे रोजी धंधा स्थापित हुआ है। खाली क्या हुआ है, यहाँ की महिलाओं को 1500 रुपया महीना और युवाओं को 1500 रुपया महीना, वो भी नहीं मिल रहा है। तो न हमारी बहु बेटियों का सम्मान की रक्षा कर रही है, न हमारे बेरोजगार भाई बहनों को नौकरी दे रही है। तो इनको आके नौकरी देना है क्या? और सरकार में बैठाना है क्या? टीएमसी को नहीं बैठाएगा ना। तो अवसर है आप लोगों के पास, आपके लिए वोट से आने वाला 23 अप्रैल को वोट देके हमको जिताइए। और मैं भी जनजातीय समाज से हूँ। मुझे मालूम हुआ है कि इस जिला में 2 विधानसभा सीट आदिवासियों का है और आदिवासी लोग भी काफी संख्या में है। मैं बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जितना मान और सम्मान आदिवासियों का हुआ है उतना कभी नहीं हुआ। कांग्रेस पार्टी खाली वोट बैंक के रूप में हमारे आदिवासी भाइयों की का इस्तेमाल की है। और ये जो टीएमसी है, ये टीएमसी भी कांग्रेस से कोई अलग नहीं है। कांग्रेस का ही एक तरह से निकला हुआ ये टीएमसी है, जो आदिवासियों के साथ लगातार यहाँ पर अत्याचार हुआ है। संदेश खाली आप प्रकरण दे सकते हैं। यूनिवर्सिटी में जो हमारी बेटी के साथ अत्याचार हुआ, ये सब आप लोग देख रहे थे। सब अत्याचार को अगर इस बांग्लादेश पश्चिम बंगाल में मिटाना है तो ये टीएमसी की दादागिरी वाली सरकार को हटाना पड़ेगा। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाना पड़ेगा। आज भारतीय जनता पार्टी हमारे आदिवासियों के विकास के लिए अलग से भारत जनजाति कल्याण मंत्रालय का गठन की है। आज पीएम जनधन योजना, धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना आदिवासियों के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने निकाला है, लेकिन उसका कोई लाभ यहाँ पर नहीं मिल रहा है। केंद्र सरकार का कोई बंगाल में, पश्चिम बंगाल में नहीं मिल रहा है। हम तो सुनते थे कि ममता बनर्जी यहाँ पर लोगों के साथ अन्याय कर रही है, और हम लोग बिहार के साथ सुनते थे कि यहाँ पर जंगल राज चल रहा है। लेकिन हम कल से यहाँ पर आए हैं पश्चिम बंगाल में, कलकत्ता में तो बहुत से लोगों से मिल रहे हैं, बता रहे हो तो लालू का जंगल राज को भी पीछे छोड़ दे रहा है। टीएमसी की जो यहाँ पर सरकार है, ममता बनर्जी की 15 वर्षों तक लालू राज को भी पीछे छोड़ दी है। इसलिए बंधुओं, सब लोगों के हाथ में आपके वोट भी अवसर है। इस कुशासन वाली टीएमसी की सरकार, ममता की सरकार को उखाड़ के फेंकना है। आने वाले 23 तारीख को आप सब लोगों को अपना बहुमूल्य वोट कमर छाप पे देना है। कोई भी वर्ग, किसी भी वर्ग को ममता ने नहीं छोड़ा है। यहाँ पर आपके
जो कर्मचारी हैं हर प्रदेश में उनको 7वां वेतनमान मिल रहा है, लेकिन ये पश्चिम बंगाल में आज भी उनको 5वां वेतनमान मिल रहा है, 2 वेतनमान पीछे। आज उनसे भी हम आह्वान करना चाहेंगे कि उनका भी आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिले। और आप सबको मालूम है कि हमारे देश के आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी वादा कर चुके हैं कि सरकारी आदत बनेगी भारतीय जनता पार्टी की, तो 45 दिन के अंदर सरकारी कर्मचारियों के लिए 7वां वेतनमान लागू हो जाएगा। 45 दिन के अंदर में 7वां वेतनमान लागू हो जाएगा। इसलिए उनसे भी निवेदन करना हम चाहेंगे। और हमारे एसटी एससी हमारे बेरोजगार जो युवा भाई बहनों से भी आह्वान करना चाहेंगे कि खाली 1500 में आप लोगों को ठहराना नहीं है, वो भी 15 लगातार मिल नहीं रहा है, सब भाई लोग बता रहे हैं, तो पूरा झूठ बोल के धोखा दे के सरकार चला रही है। आप सबसे हमारा निवेदन है कि आने वाले 23 तारीख को आप सब प्रबुद्ध कार्यकर्ता देवतुल्य कार्यकर्ता यहाँ पर आए हैं। अभी समय कम है, आप सब लोग अपने अपने क्षेत्र में, अपने गांव में, अपने मतदान केंद्र में एक एक घर जाइए, एक एक मतदाता से संपर्क करिए और आने वाला 23 तारीख को कमल छाप में उनसे वोट मांगिए और इस प्रशासन वाले टीएमसी की सरकार को इस बार उखाड़ के फेंकना है। यहाँ भी टीएमसी की सरकार बनाना है। तो आप सब लोग तैयार है ना? तैयार है? एक बार हाथ उठा के बताइए, तैयार है? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आप लोगों के साथ विजय जुलूस में हम जरूर आएंगे आप लोगों के बीच में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। स्कूलों में नए शौचालय निर्माण के मामले में कलेक्टर भगवान सिंह उकई ने बड़ा फैसला लिया। आदिवासी विकास कार्यालय को दिए गए 1.23 करोड़ रुपए के 93 निर्माण कार्य निरस्त कर दिए हैं। वहीं जांच में पाया गया कि कुल 116 में से सिर्फ 23 कार्य शुरू हुए, जबकि 7 माह बाद भी अधिकांश कार्य लंबित रहे। वहीं सहायक आयुक्त नवीन भरत ने कार्यालय में दुर्ग की फर्म को कार्यादेश दिए और साथ ही फर्म में 61.88 लाख रुपए पहले ही जारी किए जा चुके थे। अब 45.85 लाख रुपए 15 दिन में जमा करने का निर्देश दिया गया, नहीं तो राजस्व वसूली होगी। तो वहीं प्रदेश में बीजेपी सरकार बने 2 साल से ज्यादा का समय बीतने के बावजूद जिले में सड़क किनारे बने यात्री प्रतीक्षालयों में अब भी पूर्व सरकार के नेताओं और पूर्व मुख्यमंत्रियों ने फोटो लगे हुए हैं। इसको लेकर प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि सरकार बदलने के बाद भी फोटो न हटाना लापरवाही दर्शाता है। वहीं नए जिले शक्ति के गठन के बाद भी कई प्रतीक्षालयों पर पुराने जिले का नाम लिखा हुआ है, जिससे यात्रियों को भ्रम हो रहा है। लोगों ने जल्द सुधार की मांग की है। तो वहीं सरगुजा में इस वित्तीय वर्ष शराब बिक्री में भारी वृद्धि हुई है। आबकारी विभाग के आंकड़ों के अनुसार 2025-26 में शराब बिक्री का मूल्य 1 अरब 60 करोड़ 24 लाख रुपए तक पहुंच गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 26.53% ज्यादा है। इस वृद्धि से विभाग को लगभग 33.59 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व मिला। वहीं विशेषज्ञों का कहना है कि शादी विवाह त्योहारों में मांग, प्रीमियम ब्रांड्स की बढ़ती लोकप्रियता और ग्रामीण क्षेत्रों में खपत के कारण ये उछाल आया। आबकारी विभाग ने सख्त निगरानी और पारदर्शी बिक्री प्रणाली के माध्यम से वृद्धि में योगदान दिया। वर्ष 2025-26 में 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक कुल जिले में संचालित 9 शासकीय जो शराब दुकानें हैं, उन शराब दुकानों की जो बिक्री की राशि जो है पिछले साल गत वर्ष जो हमको प्राप्त हुई थी 126 करोड़ 65 लाख का बिक्री, और इस साल की जो बिक्री राशि प्राप्त हुई है वो है 160 करोड़ 24 लाख का। और आबकारी विभाग को जो गवर्नमेंट का जो राजस्व है वो लास्ट ईयर फाइनेंशियल ईयर में प्राप्त हुआ था 61 करोड़ 94 लाख, और इस साल वो बढ़ के प्राप्त हुई है 90 करोड़ 20 लाख। इस प्रकार से गत वर्ष की तुलना में जो 31 मार्च 2026 जो फाइनेंशियल ईयर जो बीता है उसमें 45%
अधिक राजस्व। तो वहीं मनेंद्रगढ़ वन विभाग ने अवैध लकड़ी परिवहन के खिलाफ बड़ी कार्यवाही करते हुए एक वाहन जब्त किया। मुखबिर से मिली सूचना पर विभाग की टीम सक्रिय हुई और वन मंडल मार्ग पर संदिग्ध वाहन का पीछा किया। वाहन चालक मौके पर भाग गया, लेकिन वाहन कब्जे में ले लिया गया। वहीं तलाशी में भारी मात्रा में अवैध लकड़ी बरामद हुई, जिसमें 11 सौगौन और 2 शीशम शामिल थे। अनुमानित कीमत लगभग 70,000 रुपए बताई गई। वन विभाग ने अपराध दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी और जब्त वाहन को राजसात करने की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। तो वहीं सूरजपुर के बसदेई चौकी क्षेत्र में एक युवक खुली जगह पर तलवार लहराकर लोगों को डराने धमकाने लगा। सूचना मिलने पर पुलिस पेट्रोलिंग टीम मौके पर पहुंची और आरोपी अंकित तिवारी को 25-27 आर्म्स एक्ट की धारा में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। स्थानीय लोगों ने पुलिस की त्वरित कार्यवाही की सराहना की। तो वहीं गौरेला में पुलिस ने हत्या के मामले का खुलासा करते हुए आरोपी विनोद कुमार पोर्ते को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। घटना में आरोपी ने अपने पिता गुलाब सिंह पोर्ते पर लकड़ी की कुरी से हमला किया, जिससे गंभीर रूप से घायल गुलाब सिंह की मौत हो गई। प्रारंभिक इलाज के लिए उन्हें जिला अस्पताल ले जाने के बजाय आरोपी ने घर में रखा। वहीं पुलिस ने साक्ष्य और गवाहों के कथनों के आधार पर आरोपी से पूछताछ की और घटना में इस्तेमाल की गई लकड़ी जब्त की। वहीं आपको बता दें, फिलहाल आरोपी को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। तो वहीं पंखजूर में जमीन विवाद के दौरान हुए खूनी संघर्ष में दिवेश जमुन आपको बता दें मंजुमदार की मौत हो गई। बता दें कि ग्राम पीही 27 में 2 पक्षों के बीच विवाद बढ़ने पर मारपीट में बदल गई, जहां इस हमले में 6 अन्य लोग भी गंभीर रूप से घायल हो गए। पंखजूर पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है, जहां उन्हें जेल भेज दिया गया है। पुलिस ने घटना में इस्तेमाल किए गए हथियार को भी जब्त किया। गांव में तनाव के कारण पुलिस बल तैनात किया गया है। मामले की आगे की जांच जारी है। ये सभी पीवी 27 हृदयपुर का गांव का मामला है। इसमें 5 तारीख को सुबह थाना प्रभारी को सूचना प्राप्त हुआ था, जिसमें एक जमीन विवाद को लेकर के एक मर्डर हो चुका है करके तत्काल थाना प्रभारी अपने पुलिस अधीक्षक महोदय को अवगत कराए, मुझे अवगत कराया और तत्काल मौके पर टीम लेकर के पहुंचे। वहां पे जाकर के मौके पर वहां पे जो पड़ा हुआ था, शव पड़ा हुआ था, उसको अपने कस्टडी में लिए और उसके बाद जो भी घायल थे वहां पे आहत थे, जिसमें तो वहीं सरगुजा में किसी कार्यक्रम में शामिल होने के बाद बाइक से घर लौट रहे दंपति पर अज्ञात हमलावरों ने जानलेवा हमला किया। इस दौरान पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पति को गंभीर स्थिति में अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। तो वहीं कोबरा के जंजीरा बाईपास मार्ग पर एक ट्रक ने बाइक सवार युवकों को टक्कर मार दी। हादसे में दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रक चालक को पकड़ लिया और ट्रक को जब्त कर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। तो वहीं पेंड्रा थाना क्षेत्र के ग्राम खड़गी में अंधविश्वास के चलते एक महिला की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक जादू टोने में शक में आरोपी धीरपाल श्याम ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर कौशल्या पर हमला कर दिया। आरोपियों ने महिला के सिर पर पत्थर से कई वार किए, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि धीरपाल अपने बेटे की मौत के लिए कौशल्या को जिम्मेदार मानता था। सूचना मिलते ही पुलिस ने कार्यवाही करते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और मामले में आगे की जांच शुरू कर दी है। दोपहर लगभग 12 बजे एक सूचना कोटद्वार प्रभारी को प्राप्त हुई, जिसके अंतर्गत यह जानकारी प्राप्त हुई कि उसके खडरी ग्राम में किसी महिला की हत्या कर दी गई है, जिसपे
कोटगार प्रभारी द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए मौके पर पहुंचकर वरिष्ठ अधिकारियों को भी सूचना दी गई। उसके बाद जांच की कार्रवाई प्रारंभ की गई। जांच के दौरान आसपास के ग्रामीणों उनके और मृतका के परिवारजनों के द्वारा यह बताया गया कि शक किया गया कि उनके पड़ोस में रहने वाले धीरपाल नामक व्यक्ति एक संदिग्ध हो सकते हैं। इस पर पुलिस के द्वारा संदिग्ध व्यक्ति से पूछताछ की गई, जिसमें उसने अपना जुर्म स्वीकार किया और उसने बताया कि पूर्व में उसके बच्चे की तबीयत खराब रहती थी, जिसमें उसे यह शक था कि जो मृतका है वो जादू टोना करती है और उसी के कारण उस बच्चे की मृत्यु हुई है, बाद में मृत्यु भी हो गई। तो जिसके लेके वह महिला के विरुद्ध रंजिश रखता था और जब उसे मौका मिला तो अपने 2 अन्य साथियों के साथ उसने मौके का फ़ायदा उठाते हुए महिला की हत्या कर दी। आरोपियों को पुलिस के द्वारा अभिरक्षा में लेके पूछताछ की जा रही है और उनके विरुद्ध विधिवत कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल हमारे छत्तीसगढ़ में इतना ही। बने रहिए RNTV नेशनल के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।